हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बुक से जो नया बुक जो आया है बिट्टू झा सर का, यानी कि रोशन आनंद सर का, उनके द्वारा जो बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट दिया गया था, तो उसी बुक से आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा था। फिलहाल आज जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट आपका हो जाएगा 12 नंबर। ठीक है, चलिए आपको एक बार कंटेंट से रूबरू करवाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो था ईएसआई का क्वेश्चन पेपर, जो कि सेट नंबर 11 में दिख रहा होगा 6/12/2020, ये पिछले वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। आप इससे पिछले वाले वीडियो जो कल अपलोड हुआ था उसे जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप देखने वाले हैं 12 नंबर सेट को, जिसमें कि 29/8/2021 को जो ईएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, इसे आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहले देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किए थे इसके बारे में। उपाध्यक्ष को सौंपेगा। किसको सौंपेगा? उपाध्यक्ष को देगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्तमान समय में जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो कौन है? श्री ओम बिरला है। श्री ओम बिरला है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष। सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, जो कि 19 जून 2019 से हैं। ठीक है, संविधान की जो अनुच्छेद 93 है, संविधान का अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद का उल्लेख किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होगा, जिसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक प्रारंभ न हो जाए। 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प या अविश्वास के आधार पर भी अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो कितने दिन पहले सूचना देनी होगी? 14 दिन। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, जीवी मावलंकर थे और उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर, उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को संचित निधि से वेतन दिया जाता है, जिसका निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का जो अंतर होगा वो ध्रुवीकरण पर आधारित होता है। किस पर? ध्रुवीकरण पर आधारित होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। और जब प्रकाश तरंग का संचारण किसी खास तल में होता है तो इस प्रकार को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं और यह घटना ध्रुवन कहलाती है। मतलब कि जब प्रकाश का संचरण किसी खास तल पर होता है तो इस प्रकार की जो ध्रुवित प्रकाश होता है उसको क्या कहते हैं? ध्रुवित प्रकाश कहते हैं और यह घटना ध्रुवन कहलाती है। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ध्रुवन की घटना किसके साथ नहीं होगी? ध्वनि तरंग के साथ। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो अशोक के नाम का उल्लेख की अगर हम बात करें तो मास्की में भी है और गुजरा अभिलेख में भी है। मास्की और गुजरा दोनों में है। ठीक है, तो मास्की एवं गुजरा शिलालेख में अशोक के नाम का अशोक मिलता है। अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था। अशोक ने देवनाप्रिय एवं प्रियदर्शी की उपाधि धारण किया। किसने? अशोक ने। मास्की कर्नाटक, गुजरा मध्य प्रदेश, नेट्टूर कर्नाटक एवं उदयगोलम कर्नाटक अभिलेख में अशोक के वास्तविक नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। 99 भाइयों की हत्या करके। भारभू, जो कि राजस्थान में अभिलेख है, भारभू अभिलेख, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया है। और अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक को बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी।
4 नंबर प्रश्न है कि चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो इस प्रश्न का आंसर गति का जड़त्व हो जाएगा। चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना गति के जड़त्व का उदाहरण है। गति के जड़त्व का उदाहरण है। जड़त्व वस्तु का आंतरिक गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखने की प्रयास करती है। और जड़त्व के नियम के बारे में सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था। गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री जो है वो पीछे की ओर झुकना विराम जड़त्व का उदाहरण है। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से। न्यूटन के तृतीय गति के नियम से बल की प्रकृति ज्ञात होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? हुंडरू जलप्रपात जो है ये सुवर्णरेखा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी। हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण नदी पर है। सुवर्ण नदी है कहाँ पे? झारखंड में है। पठारी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई से तीव्र गति से नीचे की ओर प्रवाहित जल की ही जलप्रपात कहते हैं। नीचे की ओर से प्रवाहित जल को जलप्रपात कहते हैं। विश्व की सबसे अधिक जलप्रपात पूछे कहाँ पे है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है, सबसे ज़्यादा जलप्रपात है। और विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछे तो नियाग्रा जलप्रपात है जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर अवस्थित है। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है। जोग करसोप्पा का है या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात का है, तीनों एक ही नाम है। ये जो है कर्नाटक में सारावती नदी पर स्थित है। जोग, करसोप्पा, महात्मा गांधी एक ही का नाम है, 3 मैं बार बार बोल रही हूँ। महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। यदि उच्च न्यायालय को यह आभास हो कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है तो उस मामले को उच्च न्यायालय अपने पास मांग लेगा और स्वयं मामले का निपटारा करेगा या उक्त विधि के प्रश्न पर निर्णय के प्रति संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जाएगा। मतलब ये हुआ कि यदि कोई उच्च न्यायालय होगा और उसे ये चीज़ पता चल गया होगा कि अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित मतलब कोई भी मामला जो है वो बहुत समय से पड़ा हुआ है, निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सर्वान प्रश्न अंतर्निहित है, तो इस पर अगर कोई प्रश्न उठता है तो उस मामले को उच्च न्यायालय अपने पास मांग लेगा या फिर वो उसे बताएगा कि आप उसे ऑर्डर दिया जाएगा कि आप जो है उसे आगे ले जाइए। ठीक है, इस तरीके से होता है। अनुच्छेद 226 में क्या है कि इसके तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के न्यायिक व प्रशासनिक अधीक्षण का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 225 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता का उल्लेख है। क्वेश्चन 7 देखिए, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल। मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टिपटल भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा और वास्तविक बनता है रेटिना पर। आँख के सबसे भीतरी पारदर्शी झिल्ली को रेटिना कहते हैं। रेटिना दृष्टि सिराओं की एक फिल्म होती है जो वस्तुओं के प्रतिबिंबों, रूप, रंग, आकार की अनुभूति मस्तिष्क को कराती है और सामान्य आंख के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। 5500 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य वाली दृश्य प्रकाश की प्रति मनुष्य की आंखें सबसे अधिक संवेदनशील होती है। कॉर्निया नेत्र के बाहरी भाग पर श्वेत पारदर्शी झिल्ली होती है जिससे होकर प्रकाश आंख में प्रवेश करती है। कॉर्निया नेत्रदान में कॉर्निया ही दान किया जाता है और कॉर्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है जिसे परितारिका यानी कि आइरिस कहते हैं। आँख के रंग का मतलब आइरिस के रंग होता है। ठीक है, कहते हैं ना कि उसका आँख नीला है, उसका आँख भूरा है, तो वो आइरिस का रंग होता है। ठीक है,
प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है? दोस्तों प्याज जो है अपने भोजन को संग्रहित करता है पत्तियों में। ऑप्शन नंबर आपका बी। प्याज एक रूपांतरित तना है जिसे बल्ब कहा जाता है। प्याज को बल्ब कहा जाता है क्योंकि एक रूपांतरित तना है। प्याज के पौधे के लिए पोषक तत्व कंद के भीतर जमा होती है। कंद के भीतर प्याज में संचित भोजन सेलुलोज के रूप में संग्रहित होता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती है। पत्तियां जो है वो प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए अलग अलग गैसों का आदान प्रदान करती है। गाजर, शकरकंद, मूली जड़ का उदाहरण है। गाजर, शकरकंद, मूली किसका? जड़ का उदाहरण है। वहीं आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, लहसुन आदि जो है ये आपका रूपांतरित है। क्या है? रूपांतरित यानी भूमिगत तना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि थाईपुसम जो है वो तमिलनाडु का फेस्टिवल है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। थाईपुसम त्यौहार तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है और ये जनवरी या फरवरी महीने में पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। इस त्यौहार को पुष्प तारा के साथ संबंध जोड़कर मनाया जाता है। ये त्यौहार भगवान मुरुगन की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। भगवान मुरुगन को भगवान शिव का पुत्र माना जाता है। उगादि त्यौहार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। उगादि त्यौहार कहाँ पे? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नव वर्ष मनाते हैं। ओणम जो है ये केरल में मनाया जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन हमारे अमाशय से शुरू होता है। अमाशय से। अमाशय की दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियां से जठर रस स्रावित होती है। अमाशय की जो दीवार है उस पर जठर ग्रंथियां होती है, वहां से जठर रस स्रावित होती है और जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति पेप्सोनोजन सक्रिय पेप्सोन में बदल जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को सरल अणुओं से पहले पेप्टाइड तत्पश्चात पेप्टोन्स में तोड़ता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोरेनिन सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है जो दूध में उपस्थित कैसिनोजेन प्रोटीन का पाचन करता है। मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करता है? निष्क्रिय प्रोरेनिन जो होता है वो रेनिन में बदल जाता है जो दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन का पाचन करता है। अमाशय में ही लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा का पाचन शुरू हो जाता है। अमाशय में लाइपेज एंजाइम के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काजू के उत्पादन के लिए लेटेराइट मिट्टी जो होगा ये उपयुक्त होगा। उच्च तापमान और अधिक वर्षा, उच्च टेम्परेचर और अधिक वर्षा के साथ चट्टानों की टूट फूट होने से लेटेराइट मिट्टी बनती है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी FeO2 की अधिक मात्रा होती है जिस कारण यह मृदा लाल होती है और यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि राज्य क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है और इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है। अगला प्रश्न 12 नंबर, कांवरताल झील कहाँ है? कांवरताल झील की बात करें तो ये बिहार में है। कांवरताल झील कहाँ पे है? बिहार में। कांवरताल या फिर कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ये झील बिहार के प्रथम रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। प्रथम रामसर साइट के रूप में यह झील और इसके आसपास की आर्द्रभूमि को पक्षी विहार का दर्जा प्राप्त है। अब गोगाबिल की बात करते हैं। गोगाबिल पक्षी झील कहाँ? कटिहार में है। वखीरा झील, सूर सरोवर, कीथल झील, रामगढ़ ताल झील, सिरसी जलाशय, लिलौर झील आदि उत्तर प्रदेश में स्थित है। डल झील, बुलर झील, नागिन झील ये सभी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। भीमताल झील, सातताल झील, सप्तऋषि कुंड, सहस्त्रताल झील और डोडी ताल ये आपका झील जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, तत्ताकार किस नृत्य का रूप है? तत्ताकार किस नृत्य का रूप है? तो तत्ताकार जो है दोस्तों ये कथक का नृत्य। किसका? कथक का। ये उत्तर भारत में प्रचलित है। कथक जो है उत्तर भारत में प्रचलित है। कथक का उद्भव कथा शब्द से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कथा कहना। प्राचीन समय में कथावाचक गानों के रूप में इसे बोलते थे और अपनी कथा को नया रूप देने के लिए नृत्य करते थे। इसी से दक्षिण भारत में
कथा, कथा, कलाक्षेपम, हरि कथा का रूप बना और यही उत्तर भारत में कथक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कथक नृत्य में पैरों में एवं पैरों में बंधे घुंघरुओं से जो ध्वनि की उत्पत्ति होती है उसे तत्कार कहते हैं। तत्कार के द्वारा नर्तक विभिन्न लयकारी और बोलों को प्रस्तुत करता है। 14 नंबर देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय हजारीबाग जेल से भागकर जयप्रकाश नारायण भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई। कहां से? ग्वालियर टैंक से। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। फिर 9 नवंबर 1942 को दीपावली के रात्रि में जयप्रकाश नारायण को अपने साथियों के साथ जेल से फांदकर यानी रस्सी से जेल से फरार हो गए। कौन? जयप्रकाश नारायण। दीपावली के रात में जयप्रकाश नारायण नेपाल की तराई के जंगल में रहकर आजाद दास्ता का गठन किए। सरदार नित्यानंद सिंह को आजाद दास्ता का निर्देशक यानी प्रशिक्षक बनाया गया। मार्च अप्रैल 1943 ईस्वी में आजाद दास्ता का स्थापना किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरकर सामने आए। 1942 में जयप्रकाश नारायण को ब्रिटिश सरकार ने नेपाल पर दबाव बनाकर बंदी बना लिया। जयप्रकाश नारायण को कोलकाता भेज दिया गया और उसी समय जयप्रकाश नारायण ने मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया। किसका नारा दिया? संपूर्ण क्रांति का। 1942 में आंदोलन में सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। अगला प्रश्न है 15 नंबर, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ की स्थापना 1 दिसंबर 1946 को होती है और इस संगठन का पुराना नाम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष था। क्या नाम था इसका पुराना? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। यूनेस्को 4 नवंबर 1946 को इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित होता है। नेक्स्ट है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1955 को होती है। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को होती है। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। राजा राम मोहन राय राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्राथमिक नेता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, नव जागरण का अग्रदूत, नए भारत का पैगंबर, भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय जो है इसने राजा की उपाधि दी थी और इन्हें जो है भारत का प्रथम नेता भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारत का पैगंबर, भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक भी माना जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाया और 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नामक धार्मिक संस्था की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 17 नंबर प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC का गठन जो है 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया जाता है। UNHRC का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है।
20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत किए थे वो रामानंद किए थे। कौन किए थे? रामानंद। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन हिंदू धार्मिक आंदोलन था। हिंदू धार्मिक आंदोलन था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार एवं नयनवार संतों के द्वारा किया गया। रामानंद पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिए। कौन? रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य थे जिनमें रैदास चर्मकार थे, सेन नाई था, कबीर जुल्हा, धन्ना जाट था। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और ये अष्टछाप के प्रधान थे। वल्लभाचार्य का नाम विष्णु स्वामी भी था। वल्लभाचार्य का नाम विष्णु स्वामी भी था और इन्होंने उत्तर भारत में पुष्टि मार्ग का प्रचार किया और ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। 19 नंबर है कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो परामर्श का अधिकार। परामर्श अधिकार जो है ये उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान का अनुच्छेद 143 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श अधिक प्राप्त है। उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के प्रवर्तक से जुड़े मामले अधीनस्थ न्यायालय की विधि के सारवान प्रश्न वाले मामलों की व्याख्या, संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े मामले पर फैसला करने का अधिकार या मूल आरंभिक अधिकार है। यानी उच्च न्यायालय को जो मूल अधिकार के प्रवर्तन से जुड़े मामले हैं वो अधीनस्थ न्यायालय की विधि के सारवान प्रश्न वाले मामलों की व्याख्या, संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े मामले पर फैसला करने का अधिकार है। अनुच्छेद 223 का क। अनुच्छेद 223 के क के तहत स्थापित अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय अधिकार के तहत उच्च न्यायालय निर्णय करने में सक्षम है। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को न्यायिक एवं प्रशासनिक निरीक्षण करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो स्टेपी क्षेत्र जो है ये गेहूं के फसल के लिए प्रसिद्ध है। स्टेपी क्षेत्र गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। स्टेपी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर गेहूं उत्पादन के कारण इसे विश्व का अनाज भंडार कहा जाता है। स्टेपी को इस क्षेत्र में गेहूं के अलावा मक्का का उत्पादन भी व्यापक स्तर पर होता है। गेहूं के अलावा स्टेपी क्षेत्र यूरोप और यूरेशिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इटली का लोम्बार्ड मैदान चावल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। यूरोप में चुकंदर की खेती चीनी उत्पादन हेतु किया जाता है। यूरोप में चुकंदर की जो खेती होती है वो चीनी उत्पादन के लिए किया जाता है। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के रूप में डागर बैंक व ग्रेट फिशर बैंक विश्व प्रसिद्ध है। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र में के रूप में डागर बैंक और ग्रेट फिशर बैंक जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। 21 नंबर प्रश्न है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है वो 1887 में होती है। कब? 1887 में। इंडियन सोशल कांग्रेस की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव ने की थी। किसने? रघुनाथ राव ने। इसका पहला सत्र दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अंतरजातीय विवाह का विरोध किया गया और बहुविवाह का समर्थन प्रदान किया गया। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य का जो पाटलिपुत्र शहर है ये गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है। मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। किसने? पाटलिपुत्र की शहर की स्थापना उदयन ने की थी। मगध साम्राज्य की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक फैली हुई है। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर था। कालांतर में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा था। औरंगजेब के काल में पटना का नाम अजीमाबाद पड़ गया था। भूपरपट्टी पर
भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो वो है फेल्डस्पर। फेल्डस्पर जो है ये भूपर्पटी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक खनिज है। फेल्डस्पर एल्युमिनियम का अयस्क है। फेल्डस्पर का रासायनिक सूत्र KAlSi3O8 है। KAlSi3O8 है किसका? फेल्डस्पर का। क्वार्टराइज का रासायनिक सूत्र क्या है? SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। उसके अलावा आप देखेंगे क्वार्टराइज्ड रासायनिक और यांत्रिक अपक्षय दोनों के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है। क्वार्टराइज भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो बारामूला जो है ये स्थित है झेलम नदी के किनारे। बारामूला झेलम नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। बारामूला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रसिद्ध जिला है। बारामूला शहर का प्राचीन नाम बराह या बराह था। वराह या वराह। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितसता है। वितसता नदी था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। है मतलब था नहीं, है भी। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्कनी था। 25 नंबर है जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो जंग का रासायनिक नाम पूछा गया है तो वो हो जाएगा जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। जलयोजित फेरिक ऑक्साइड जंग का रासायनिक नाम है। इसका अगर सूत्र देखेंगे तो क्या होता है? Fe2O3 X H2O, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Fe2O3 FeOH3, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। ये जलयोजित फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए जंग में फेरोसोफेरिक हाइड्रो ऑक्साइड या फेरोसोफेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं इसे। जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वायु एवं जलवाष्प की अभिक्रिया द्वारा इसके क्षरण होने लगता है जिसे संक्षारण कहते हैं। किसी धातु पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा जलवाष्प से अभिक्रिया करके भूरे रंग का हाइड्रेट लौह ऑक्साइड का निर्माण करता है और लोहा को जंग से बचाने के लिए मोबिल, ग्रीस, पेंट, मिश्र धातु एवं जिंक की परत चढ़ाई जाती है। खाद्य भंडारण वाले लोहे के चादरे पर भीतरी भाग में जिंक की परत नहीं चढ़ाई जाती है क्योंकि यह खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया करके विषैला बना देता है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि कोई भी चीज़ लोहा पे अगर जंग लगता है तो जंग लगने के बाद उसका वजन घट जाता है या बढ़ जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा तभी तो पता चलेगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं। अगला है ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो ऑटोमोबाइल से निकलने वाली जो हो जाएगा वो आपका CO हो जाएगा। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे जहरीली होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। कार्बन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होता है जो कि ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना ज़्यादा तेज़ी से हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके संपर्क में अधिक समय तक रहने से व्यक्ति की मृत्यु और दम घुटने से हो जाती है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्लोरीन से अभिक्रिया कर फॉस्जीन गैस बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग जो है वो वाटर गैस एवं प्रोड्यूसर गैस के निर्माण में होता है, नीली लौ की प्रकाश प्राप्त करने में इत्यादि में। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी। कोरबा कोयला खदान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में है कोरबा लारा सीपल। कोरबा लारा सीपल छत्तीसगढ़ में जो है ये कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है। उत्तर प्रदेश में रिहंद है, दादरी, टांडा, ऊंचाहार। बिहार में बरौनी, बाढ़, कहलगांव। उड़ीसा में है तलचर, कनिहा, दारपाली। ये सभी आपका जो है वो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। अगला है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण का स्रोत है? तो इस प्रश्न का आंसर लोहा हो जाएगा। लोहा गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण का स्रोत है।
अब देखिएगा संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक होता है और दूसरा मानवीय होता है। प्राकृतिक संसाधन को भी दो तरीके से बांटा गया है, एक नवीकरणीय एक अनवीकरणीय बांटा गया है। ठीक है, अब नवीकरणीयों को भी अलग अलग टाइप में बांटा गया है। तो नवीकरणीय जो स्रोत है उसको भी दो टाइप में बांटा गया है, एक तो जैव और दूसरा सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन और जल। अब जैव नवीकरणीय को भी दो भाग में बांटा गया है, प्रकृति और वनस्पति। इस तरीके से आपने प्रकृति के बारे में। अब मानवीय क्या है ये देखिए। मानवीय को दो भाग में बांटा गया है, संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। संरचनाएं एवं संस्थाएं। अब अनवीकरणीय, यहाँ जो आप देखे थे अनवीकरणीय, इसको भी दो भाग में बांटा गया है, एक तो पुनः चक्रीय जैसे धातु हो गया और अचक्रीय जैसे जीवाश्म और ईंधन हो गया। अब जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उसे गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, गैर नवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं क्योंकि इससे कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बैटरी, ये सभी गैर नवीकरणीय संसाधन हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी आते हैं। 29 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग अग्निशामक में, भोजन में, फलपी बनाने में, केक, बिस्किट्स, पेट की अम्लता को दूर करने में आदि में किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3। NaHCO3 इंटू 10H2O, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं या फिर धोवन सोडा कहा जाता है। NaOH हो तो कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और NaCl जो साधारण नमक होता है, सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है। नदी जब पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में नीचे उतरती है तो भूमि के ढाल एकाएक मंद हो जाती है, जिसके कारण नदी अपने साथ प्रवाहित बड़े बड़े बालू, कंकर, पत्थर आदि को पर्वत पाद पर निक्षेप यानी जमा करने लगती है, जिसे जलोढ़ या पंख जलोढ़ शंकु कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, सपोज ये आपका पर्वत है, यहाँ से पानी गिरता है तो क्या कंकर पत्थर सबको लेके आता है, यहाँ पे सबको जमा करता है और बाकी सारा पानी लेके आगे बढ़ जाता है। और यह भू आकृति नदी को प्रौढ़ अवस्था में निर्मित भू आकृति है। यह भू आकृति नदी के प्रौढ़ अवस्था में निर्मित भू आकृति है। मैदानी क्षेत्र में मंद ढाल के कारण जब नदी किसी अवरोध को अपरदित करने के बजाय अपना मार्ग ही बदल लेती है तो इस भू आकृति को सर्पाकार नदी या नदी विसर्प या फिर मिएंडर भी कहा जाता है। यह अपर्दन और निक्षेपण दोनों क्रिया से बनती है। हिम के साथ मिले हुए बालू, कंकर, पत्थर जलोढ़ मोरेन कहते हैं। यह हिम के निक्षेपण से निर्मित होती है। 31 नंबर प्रश्न है, कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट जो है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के कालाहांडी और तथा कोरापुट जिला भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है। झारखंड के पलामू और तथा लोहारदंगा में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। लौह अयस्क की प्रमुख क्षेत्र गुरुहिसानी, शूलेपत, दल्ली राजहरा, नोआमुंडी, भावनगर, ये सभी लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। कॉपर यानी तांबा का जो प्रमुख क्षेत्र है वो घाटशिला, अलवर, भोटांग, गटूर, मलाजखंड, ये सभी क्षेत्र जो है वो कॉपर के लिए प्रमुख क्षेत्र है। अभ्रक के लिए नेल्लोर है, कोडरमा, गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर से। पश्चिमी विक्षोभ जो है भारत में प्रवेश करने से पहले कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करता है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भागों में अचानक जाड़े के मौसम में बारिश करता है।
जब पश्चिमी विक्षोभ हिमालय की ओर आता है तो इनकी नमी बारिश और बर्फ के रूप में बदल जाती है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जाड़े में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह जाड़े में वर्षा रबी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। पश्चिमी विक्षोभ से भूस्खलन, धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और ठंडी लहरों से क्षति भी उठानी पड़ती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अधिक वर्षा होने की स्थिति में रबी फसल में भारी क्षति भी पहुंचती है। 33 नंबर देखिएगा, सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? तो सादिकपुर सिनौली जो है ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। सादिकपुर सिनौली जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ये स्थान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। इस पुरा स्थल का उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 2005 में करवाया था। यह महाभारत कालीन स्थल है और इसके उत्खनन से रथ, महिला कंकाल, धनुष, शाही ताबूत, सिंधु सभ्यता कालीन कब्रों का प्रमाण मिला है। यहाँ 117 मानव कंकाल के प्रमाण मिले हैं। सिनौली गांव सिंधु सभ्यता कालीन स्थानों की सूची में सबसे नवीनतम स्थान है। 34 है कि ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा इथाइल एल्कोहल में होता है। इथाइल एल्कोहल में इथाइल एल्कोहल जो है C2H5OH को ग्रीन एल्कोहल भी कहा जाता है। ग्रीन एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का निर्माण स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ के किण्वन के द्वारा किया जाता है। शराब निर्माण में इस एल्कोहल का उपयोग होता है। जो 100% इथाइल एल्कोहल युक्त एल्कोहल को परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। जो 100% इथाइल एल्कोहल युक्त अल्कोहल होता है उसको एब्सोल्यूट एल्कोहल कहते हैं। पावर पेट्रोल में 95% पेट्रोलियम और 5% इथाइल एल्कोहल होता है। शराब एवं शराब बनाने के सभी विषयों के अध्ययन को ओनोलॉजी कहा जाता है। ओनोलॉजी। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो जठर रस का पीएच मान जो होता है वो 2 होता है। जठर रस का पीएच मान 2 होता है। अमाशय की दीवार में पाई जाने वाली जठर ग्रंथि के ऑक्सीजेंटिक सेल से जठर रस का स्राव होता है। जठर रस की मात्रा 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन होती है और जठर रस का पीएच मान 1.5 से लेकर 2.5 अम्लीय होता है। ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए 2 ऑप्शन आप मान सकते हैं। जठर रस में जो पदार्थ होता है वो देखिए, जठर रस में एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसे म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि ये प्रोटीन पाचन करता है। रेनिन एंजाइम होता है जो केसीन प्रोटीन को पाचन करता है यानी दूध का, और प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन अमाशय में ही होता है। 36 नंबर प्रश्न है कि सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। तो सफ़ेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलीय होता है। श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस, इसकी संरचना P4 की संरचना चतुष्फलीय होती है। ये अति ज्वलनशील होता है जो 35 डिग्री सेल्सियस पर आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील गुण के कारण ही इसे जल में रखा जाता है। इसका उपयोग पटाखा बनाने में, ध्रुव बम, बहुत सारे दवाई के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह स्फुरदीप्त उत्पन्न करता है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस की तीली में भी किया जाता है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो चावल की खेती के लिए जो जलवायु उपयुक्त है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कैसी जलवायु? उष्णकटिबंधीय। चावल उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की फसल है। चावल की फसल हेतु भूमिगत समतल, तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर आवश्यक होती है। चावल जो है वो भारत और विश्व की दूसरी खाद्यान्न फसल है। विश्व के धान का कटोरा थाईलैंड को और भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। बिहार में धान का कटोरा रोहतास को कहा जाता है। बिहार में धान का कटोरा रोहतास को। निम्नलिखित में सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो इसमें से सल्फा ड्रग जो है ये पहला एंटीबायोटिक दवा है। सल्फा ड्रग का नाम एंटीबायोटिक का निर्माण 1935 में गरहार्ड डोगमक ने किया था। एंटीबायोटिक दवा हानिकारक जीवाणु के विरुद्ध उपचार हेतु कारगर होता है।
सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा का निर्माण किया था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सल्फा ड्रग ही होगा, जो पेनिसिलियम नोटेटस नामक कवक से प्राप्त किया गया था। क्लोरेफिनिकोल एंटीबायोटिक का निर्माण 1947 में किया गया था और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का निर्माण 1948 में किया गया था। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ या लचीला है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप देखेंगे अगर, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसका आंसर ए हो जाएगा स्टील। स्टील जो है वो अधिक प्रत्यास्थ लचीला है, स्टील। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसका डिस्कशन। स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ लचीला है वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर प्रत्यारोपित बल को हटाने से पदार्थ अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसको प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, यदि किसी पदार्थ में अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने का गुण नहीं होता है तो इस प्रकार के पदार्थ को प्लास्टिक कहा जाता है। ठोस पदार्थ की प्रत्यास्थता अंतर आणविक बल अधिक होने के कारण अधिक होता है। विरूपक बल की वह सीमा जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यावस्था का गुण विद्यमान रहता है उसे प्रत्यावस्था सीमा कहते हैं, और किसी पदार्थ पर विरूपक बल लगाने पर प्रतिक्रिया स्वरूप विरूपक बल के बराबर और बल की दिशा में प्रत्यानयन बल विकसित होता है। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। तो एक्स किरणें का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसका तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर होता है। सबसे कम अगर पूछे तो वो गामा का होता है, जो ऑप्शन में नहीं है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा एक्स किरण का होता है। तो एक्स किरण आंसर आपका करेक्ट हो गया। यदि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलन कराया जाता है तो यह एक तरंग उत्पन्न करता है जिसके संचरण की दिशा इन क्षेत्रों के लंबवत होती है। इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों को दो क्रमागत विरलन या दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि किसका किसका जो होगा तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा। सबसे कम गामा किरण का, फिर एक्सरे किरण का, फिर पराबैंगनी का, फिर दृश्य विकिरण का, फिर अवरक्त विकिरण का, सूक्ष्म रेडियो तरंग का, दीर्घ रेडियो तरंग का। ये जो तरंगदैर्घ्य का मान है ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है और आवृत्ति का मान घटता है। इसको आप लोग कहीं भी बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगा ये। देखिए यहाँ या फिर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गामा किरण देखिए तरंगदैर्घ्य का जो मान है ऊपर से जो है वो नीचे की ओर क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, और नीचे से ऊपर की ओर जो है वो घट रहा है। इसको आप लोग देख लीजिएगा एक नज़र। 41 नंबर प्रश्न देखिएगा कि किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से लेकर थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाई गई। 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाते हैं। कब? 16 अप्रैल को। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना 1849 में की गई थी और इस कंपनी ने 1850 में मुंबई से थाने के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया था। भारत में दूसरी ट्रेन 15 अगस्त 1854 को कोलकाता में हावड़ा से हुगली के बीच चली थी। दूसरी, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी जो होगा वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करेगा। कौन करेगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में काम करता है। संविधान का अनुच्छेद 150 के अनुसार वार्षिक विनियोजन लेखा और केंद्रीय वित्त लेखा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। महालेखा नियंत्रक सरकारी व्यय के संवितरण एवं सरकारी आय के संग्रहण के लिए बैंकिंग व्यवस्थाओं का संचालन करता है। महालेखाकार का कार्यकाल 1858 में स्थापित किया गया था। 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक और 1854 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। तो इस तीनों याद रखिएगा। 1858 में इस
महालेखाकार के नाम से इसका स्थापना हुआ। फिर 66 में इसका नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक किया गया और फिर 84 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को निर्मित किया गया। संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एकीकृत न्यायालय। एकीकृत न्यायालय की विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली को कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। कहाँ से? कनाडा से। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, परंतु संघीय लक्षण संविधान में विद्यमान है। शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रमुख संघीय लक्षण है। ये सभी क्या है? संघीय लक्षण है। संघात्मक व्यवस्था में एकल नागरिकता का प्रावधान होता है। लिखित संविधान में संघ की स्थापना लिखित दस्तावेज के आधार पर ही होती है। यदि इसे सर्वोच्चता हासिल न हो तो संघ व इकाई के बीच समझौता विश्वसनीयता नहीं रह पा जाता है। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्लोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 137 में है, न्यायिक पुनर्लोकन का। और एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। 44 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के बाध्य किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। संविधान में मौलिक कर्तव्य को इसी संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य करने वाले संशोधन को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। 45 है लौरिया अरेराज क्या है? तो लौरिया अरेराज एक स्तंभ लेख है। सम्राट अशोक ने 7 राजाज्ञाओं स्तंभ लेख खुदवाया था, उसमें एक स्तंभ लेख लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। इस स्तंभ के शीर्ष पर शेर की आकृति है और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। कौशाम्बी लघु स्तंभ जो है इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं और अशोक की रानी कारुबाकी और उसके पुत्र की तीबर का उल्लेख है इसमें। रुमनदेही स्तंभ लेख को आर्थिक अभिलेख कहते हैं। 46 क्या है? कैंसर कोशिका का परीक्षण कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है? तो इसे बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी, कैंसर कोशिका के परीक्षण को बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के प्रभावित हिस्सों से कोशिका या ऊतक का सैंपल लेकर उनकी जांच की जाती है। बायोप्सी सर्जरी के द्वारा डॉक्टर किसी गंभीर बीमारी की संभावना को कम कर देते हैं। बायोप्सी सर्जरी 5 प्रकार से होता है। बोन मैरो बायोप्सी जो कि मानव शरीर के हड्डी में किया जाता है। दूसरा होता है एडोस्कोपी सर्जरी, इसमें मानव शरीर में किसी ऊतक यानी ऊतक मतलब टिश्यू की स्थिति का पता लगाने हेतु यह सर्जरी किया जाता है। तीसरा होता है नीडल बायोप्सी, ये त्वचा के ऊतक को इकट्ठा करने के लिए परीक्षण किया जाता है। चौथा होता है स्किन बायोप्सी, जिसमें त्वचा कैंसर को रोकने हेतु स्किन बायोप्सी किया जाता है। और 5वां आपका सर्जिकल बायोप्सी होता है, इसमें जो हमारा टिश्यू के असमान हिस्से को निकालने हेतु एक तकनीक अपनाई जाती है और मृत शरीर की जांच को ऑटोपैक्सी कहते हैं। मृत शरीर की जांच को ऑटोपैक्सी कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्वजनित त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी यानी गुरुत्वजनित का मान बढ़ता है। जी का मान महत्तम होता है ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति घट रही है तो जी का मान बढ़ जाएगा। घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम जाएगा। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 हो जाएगा, अर्थात जी का मान भी 0 हो जाएगा।
48 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागति के सिद्धांत के आधार पर होता है। एक इकाई क्षेत्र में पाई जाने वाली जैविक एवं जैविक और अजैविक घटकों को पारस्परिक अंतर संबंधों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है और सूर्य से प्राप्त भौतिक ऊर्जा को उत्पादक रासायनिक ऊर्जा में तथा उपभोक्ता ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। ऊर्जा का रूपांतरण एकल दिशा में होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। 49 है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है। तो ये कोलकाता में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में है। और वन अनुसंधान का मुख्यालय पूछे तो देहरादून में है, वन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है यहाँ पे कि उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान का मुख्यालय जबलपुर में है और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। अब महत्वपूर्ण जानकारी में एक तरफ देखिए संस्थान और विभाग या उसका स्थान। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यह आपका बेंगलुरु में है और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पोंग बांध भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर स्थित है। माता टीला बांध रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब और राजस्थान राज्य में संयुक्त परियोजना है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। 51 नंबर है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है। तो 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषा शामिल थे। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया जो कि 15वीं भाषा थी। 71वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषा नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में हिंदी भाषा अधिकांश भारतीय द्वारा बोली जाती है। भारतीय संविधान का भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। 52 नंबर है कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। चाय उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तमिलनाडु तीसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। चाय एक पेय पदार्थ है, इसमें थीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। कर्नाटक सुपारी एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता में है और कॉफ़ी बीज से प्राप्त होता है। इसमें कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने के साथ हुई थी। तो संबंधीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने के साथ हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च शुरू करते हैं और ये आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ था। गांधी जी दांडी मार्च हेतु 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल 385 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन तय करके दांडी पहुंचे थे और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक कानून उन्होंने भंग किया। दांडी मार्च के दौरान अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर गांधी जी के साथ था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से किया था। अगला है कि ग्रैंड ट्रक रूट निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये जो संबंध है सड़क परिवहन से। ग्रैंड ट्रक रोड जो है ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया था और ग्रैंड ट्रक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क है।
वर्तमान के NH1 और NH2 का सम्मिलित रूप को ही ग्रैंड ट्रंक रूट कहा जाता है। इस सड़क मार्ग को सड़क ए आजम भी कहा जाता है। फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईगा स्विटेक ने जीता। फ्रेंच ओपन 2020 एवं 2022 महिला एकल वर्ग में खिताब जो जीती है वो ईगा स्विटेक जीती है। और ईगा स्विटेक पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी है और ईगा स्विटेक ने खिताब के लिए अमेरिका की सोफिया केनिन को हराई थी। सोफिया केनिन को, कहाँ की? अमेरिका की। 56 नंबर प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर इस इंडेक्स में 2020 में शीर्ष पर है। वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल को दिया गया था। इसके अध्यक्ष श्रीमती शोभा मंडल है वर्तमान में। भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत ई मार्केट कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। और CAIT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की स्थापना 15 मार्च 2021 को ई दुकान की शुरुआत की गई। IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया है? तो पाई बीम के नाम से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया है और इसका नामकरण PIMO ने किया है। गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गुलजार देहलवी एक कवि थी। गुलजार देहलवी का मूल नाम पंडित आनंद मोहन जोशी था। वो उर्दू जगत की प्रमुख शायर कवि थे और इनका निधन जो है वो 12 जून 2020 को हो गया। ठीक है। 61 नंबर आपका मैथ का प्रश्न है, 1 से लेके 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आंसर आपका 51 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, बताने का नीड नहीं है। 62 नंबर है कि 120 रुपया की दर से 2 वस्तु को बेचा जाता है और एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 16 रुपया आपका लाभ आ जाएगा आंसर। यहाँ पे भी बना हुआ है, रेशियो मेथड से बना हुआ है, देख सकते हैं रेशियो मेथड से। बहुत आसान होता है ये मेथड समझना। अगला है कि 44,000 को किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया जाता है, तो यह राशि 62 इसमें 62,480 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें आ जाएगा 67,760 रुपया आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका मैथ्स का ही है दोस्तों। इसमें आपको सबसे बड़ा भिन्न बताना है जिसका आंसर सी दिया हुआ है। सबसे बड़ा भिन्न निकालना आसान है, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। 123 का वर्ग क्या होगा? तो इसमें आंसर आपका ए हो जाएगा। 66 का आंसर √3 दिया हुआ है, 3√4096, इसका आपको निकालना है तो 16 आंसर आएगा। यहाँ पे भी बना हुआ है, इसका भी वैल्यू आप निकाल लेंगे 67 का। चलिए अब 68 नंबर प्रश्न भी मैथ्स ही है। यहाँ आपका रीजनिंग का प्रश्न है कि यदि आने वाला परसों सोमवार था तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन था? कुछ नहीं करना है, पहले पूछ रहा है कि आने वाला परसों सोमवार था, तो आने वाला परसों सोमवार का क्या मतलब कि परसों, आज मान लीजिए आज कौन सा दिन है? आज जैसे शुक्रवार है, अब हम कहेंगे कि आने वाला दिन रविवार हो जाएगा, तो आप कहेंगे ना कि 2 दिन पीछे आ जाइए, है ना? तो उसी तरीके से तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकाल लीजिएगा आप लोग, डी हो जाएगा। किसी पंक्ति में कमलेश आगे से 10वें स्थान पर और पीछे से 8वें स्थान पर, तो 2 पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? सबको जोड़ के 1 माइनस कर दीजिएगा क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो रिपीट हो जा रहा है। मेकिंग ऑफ, अब अगला आ गया 71 नंबर प्रश्न, मेकिंग ऑफ अ जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो कोनसम हिमालयन सिंह जो है इसके लेखक हैं, कोनसम हिमालयन सिंह। अगला है SILAM को इन्फ्यूजियर जो हाल के खबर, 1 मिनट क्या लिखा हुआ है, सॉरी मुझे लगा रीजनिंग का प्रश्न है। शीलम और इन्फ्यूजर जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शीलम और इन्फ्यूजर जो खबरों में थे इनका संबंध पर्यावरण क्षेत्र से है। शीलम जो है एक वायुमंडलीय संरचना के लिए एकीकृत मॉडलिंग प्रणाली है और इन्फ्यूजर पर्यावरण संबंधित जानकारी फ्यूजन सेवा है।
73 है मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? तो मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया वो एक लेखक थे। ये अंग्रेजी और उड़ीसा भाषा के द्विभाषी लेखक थे। भारत की पहली स्वदेशी विकिरणरोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया उसका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, जिसको DRDO ने विकसित किया था, ये हो जाएगा आपका रुद्रम फर्स्ट। रुद्रम फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। भारत की पहली स्वदेशी विकिरणरोधी मिसाइल जिसे DRDO ने 1958 में DRDO की स्थापना होती है, वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत थे ने विकसित किया था और इसका नाम रुद्रम फर्स्ट है। DRDO द्वारा रुद्रम फर्स्ट को उड़ीसा के व्हीलर द्वीप पर अक्टूबर 2020 में सुखोई 30M के फर्स्ट फाइटर जेट से प्रक्षेपित किया गया था। रुद्रम फर्स्ट का मैक नंबर 2 से 3 के बीच है। रुद्रम मिसाइल किसी भी सिग्नल या रेडिएशन को पकड़ सकती है और रडार पर लाकर उसे नष्ट करने में सक्षम है। नेक्स्ट है कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस क्षेत्र से संबंधित है? कपिला का संबंध बौद्धिक संपदा से है। अक्टूबर 2020 में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूकता लाना था। ये कार्यक्रम APJ अब्दुल कलाम की 79वां जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था 15 से 23 अक्टूबर 2020 तक बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह भी मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? तो वो अनुच्छेद 275 है करेक्ट आंसर। 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है। भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की चर्चा की गई है। भारत में केंद्र और राज्यों के मुख्य वित्तीय संसाधनों के वितरण में कार्यक्षमता, पर्याप्त और उपयुक्तता को मुख्य सिद्धांत माना गया। अनुच्छेद 276 के तहत वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर जो टैक्स लगाने का प्रावधान है और 278 के अंतर्गत कुछ वित्तीय विषय के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से करार का उल्लेख है। 77 है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। इसरो ने उत्तर प्रदेश में IIT BHU में एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित किया। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। इसरो की स्थापना से पूर्व 1962 में ही भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी थी। 1962 में अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो किस IIT संस्थान के प्रोफेसर थे? तो वो जो प्रोफेसर थे IIT बॉम्बे के प्रोफेसर थे और प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को यह पुरस्कार तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु दिया गया था। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है सरसों अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के भरतपुर नामक स्थान पर। सरसों का रासायनिक नाम ब्रासिका कंपेस्टेरिका है। सरसों क्रूसीफेरी एक कुल का द्विबीजपत्रीय एक वर्षीय शाक जातीय पौधा है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है। सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कला संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये जो प्राप्त है आपका कहाँ? पोलावरम से। पोलावरम से पुरापाषाण कला संस्कृति प्राप्त हुआ है। पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका का खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा की गई थी। भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में जुलाई 2003 में घोषित किया था। अगला प्रश्न आता है कि किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो 10% सीट प्राप्त होगा तभी वो विपक्षी दल बन सकता है। लोकसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता शमशुभंग सिंह थे। लोकसभा में मान्यता प्राप्त प्रथम विपक्षी दल के नेता यशवंत भाई चौहान थे। लोकसभा में विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए 545 का 10% अर्थात 55 सीटें प्राप्त होनी चाहिए।
राज्यसभा में विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 245 का 10% यानी कि 25 सीटें होनी चाहिए। नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो ये मिले हैं आपके जम्मू कश्मीर में। गड्ढे आवासों के अवशेष जम्मू कश्मीर में। नवपाषाण काल में कृषि के आविष्कार से लोगों के जीवन यापन में स्थापित आया। नवपाषाण कालीन लोग के अस्थायी बसने के प्रमाण के रूप में बुर्ज होम का गार्तावास का साक्ष्य है। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम गार्तावास में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाने का प्रमाण है। पहिया का आविष्कार भी इसी के समय है, लेकिन आग का आविष्कार पूछे तो वो पुरापाषाण काल में है। नवीनतम खोजों के अनुसार लुहरा देव जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान है। 83 है, कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो यह तय करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान भाग 11 का अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र राज्य विधायी संबंधियों की चर्चा की गई है। 248 में यह प्रावधान है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जिनका उल्लेख राज्य और समवर्ती सूची में नहीं है, अर्थात अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार के अधीन है। अवशिष्ट विषय का प्रावधान कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। संसद संघ सूची और अवशिष्ट शक्ति के अलावे विशेष परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। विशेष परिस्थिति में लोक लेखा समिति के लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं, और प्रांकलन समिति में भी 15 होते हैं लोकसभा से। और प्रांकलन समिति और लोकसभा को जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। टोटल इसमें बता दें कि 22 सदस्य होते हैं दोनों में टोटल, लेकिन 15 इसमें से जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, ठीक है। और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा द्वारा इसमें से 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, और इसे जो है लघु लोकसभा भी कहते हैं। प्रांकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, और इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है प्रांकलन में। इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है और अगले 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। 85 नंबर है, तुर्कान-ए-चिहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो तुर्कान-ए-चिहलगानी को बलबन ने समाप्त किया था। चालीसा दल होता है जिसकी स्थापना गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने किया था। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था, और बलबन के दामाद नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दाग ने सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दिया है राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, सही है। मौत की सजा को माफ कर सकते हैं, बिल्कुल गलत। देखिए, राज्यपाल का संबंध कथन तो सभी सही है, वो मौत की सजा को माफ कर सकते हैं, ये कथन आपका सत्य नहीं है। राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति को दंड को कम कर सकता है, दंड की प्रकृति को परिवर्तन कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कुछ मदद नहीं कर सकता। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को मृत्यु दंड की सजा माफ करने का अधिकार प्रदान करती है। राज्यपाल पद का सृजन अनुच्छेद 153 के अंतर्गत किया गया है। राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख अनुच्छेद 154 के अंतर्गत बनाया गया। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा होते हैं, वो विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो कानून बन जाता है। अनुच्छेद 174 जो है अनुच्छेद 174 के अंतर्गत विधानसभा सत्र की आहूत करते हैं, छात्रावासन करते हैं यानी खत्म करते हैं, और विधानसभा का विघटन भी करते हैं। अनुच्छेद 213 में जब सत्र नहीं चल रहा तो अध्यादेश राज्यपाल जारी करता है, और राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 161 में क्षमादान से संबंधित है। अब आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग का प्रश्न मिलेगा, फटाफट आंसर कर लेते हैं। 87 है कि 7 3 क्रमागत गुणज का योग 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 49 इसका आंसर होगा। हम धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे ताकि आप लोग पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए इतना हो जाता है तो वो धनराशि क्या है? 55,566 हो जाएगा, तो धनराशि क्या होगा? तो 48,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 48,000।
अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सेकेंड मेथड भी आपका दिया हुआ है, रेशियो मेथड जिसको बोलते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, 17 संतरा 84 रुपये में बेचने पर 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक संतरा का क्रय मूल्य क्या होगा? 7 रुपया आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है ये बनाना है, इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका बी हो जाएगा। 91 है, यदि सफ़ेद को काला, काला को लाल, लाल को नीला कहा जाता है, तो दूध का रंग पहले सफ़ेद होता है, ठीक है, पहला रंग। लेकिन इसमें सफ़ेद को कैसा रंग कहा गया है? सफ़ेद को कहा गया है काला, इसीलिए आंसर आपका काला हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अगला स्टेप पूछा है कि क्या होगा यहाँ पे, तो 46 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। 93 का आंसर जो है, 93 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 93 का आंसर आपका आ जाएगा ए। 93 का आंसर ए आ जाएगा। देखेंगे कैसे, यहाँ पे 6, 18, 36 का डिफरेंसेज होगा, उसके बीच फिर डिफरेंसेज होगा। डिफरेंसेज आपको निकालना है, 3 स्टेप में डिफरेंसेज निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ए होगा आंसर। 94 नंबर जो है ये आपका मैथ्स का प्रश्न है कि पिता एवं पुत्र की आयु 30 वर्ष है, का अंतर 30 वर्ष है। यदि 7 साल पहले दोनों की आयु का योगफल 66 था, तो पिता की आयु ज्ञात करिए। 55 वर्ष आंसर होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आपको देख लीजिएगा। 95 नंबर में श्रृंखला को पूरा करना है, आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे विषम ज्ञात करना है, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, आमीटर, अल्टीमीटर। देखिए अल्टीमीटर जो है वो ऊंचाई मापने का यंत्र है, बाकी सभी जो है आपका वो विद्युतीय उपकरण है, इसीलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका विकल्प चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित हो। तो देखिए ये आकृति आपको ढूंढना है, ये वाली आकृति जो कौन से पिक्चर में है। तो ये जो आकृति आपका आ जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये डी में दिख रहा है। डी में दिख रहा है, देखिए कैसी आकृति बन रही है। तो सबसे पहले ये बन रही है और ये बन रही है, फिर ऐसे आ रहा है, यही आकृति है ना यहाँ पे, ठीक है। डी दिया हुआ आंसर भी। यहाँ पे आपको सही क्रम में सबको से व्यवस्थित करना है, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी एक प्रश्न है आपका 99 नंबर, तो पूछ रहा है कि अगर ये सभी ब्रैकेट में इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए एक में आपका ऐसे बन रहा है, ठीक है, दूसरा फिर कैसे बना, ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसे से ऐसे हो गया, फिर अब ये ऐसे बनेगा, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी देखिएगा, हाँ सी देखिए, दिख रहा है आपको, ऐसे वाला पिक्चर है ये, बस सी हो रहा है, सी भी है। देखिए अगला 100 लास्ट प्रश्न है। एक पेपर को आपको लेना है, ठीक है, जो चतुष्कोणीय हो, और उसको आपको डबल फोल्डेड करना है। डबल फोल्डेड करने के बाद उसको फिर एक और फोल्ड करना है पतला सा उसी फोल्डेड को, और फिर आपको उसको कट करना है साइड से, यहाँ पे कट करना है। जब कट लगाएंगे और पूरा पेपर को अब जब इस तरीके से पूरा खोलेंगे तो आपका जो आकृति बन के आएगा वो ए बन के आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 बार काटे हैं ना, तो 2 आकृति यहाँ देखिए, एक ये बनेगा इसके सामने और एक यहाँ बनेगा इसके सामने। तो यहाँ तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामने बनने का मतलब कि ये पूरा गोला बन जाएगा, गोला बन जाएगा। आधा ये है और ये खुलेगा तो आधा बन जाएगा, इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, तो दो गोला बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का जो आपका सीरीज़ था वो पसंद आया होगा। ये सेट यहीं पे समाप्त हो गया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पर नए पहली बार आ रहे होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और मिलते हैं इसका जो स्टडी नोट्स है उसके मास्टर वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।